हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हज़रत उमर की बायोग्राफ़ी। जैसा कि आपको पता है कि इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ में मैंने आपको जो इस्लामिक स्टडीज़ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो सारे डिस्कस किए हैं आपके साथ। प्रॉफिट लाइफ एट मक्का, प्रॉफिट लाइफ एट मदीना, फंडामेंटल राइट्स, बिलीव्स और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बायोग्राफ़ी भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है पहले ही। और आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बायोग्राफ़ी के बारे में। इन्होंने जो चैलेंजेस फेस किए हैं अपने कैलिफेट टाइम पीरियड पे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले थोड़ी सी यहाँ पे जो PDF है ये वाली, ये पूरा एज इट इज़ आप समझ लीजिए, या पूरा आपके लिए आंसर रेडी है। आप इसको बस लर्न करके एग्ज़ाम में ऐसे ही लिख सकते हैं जा करके। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आंसर कैसे लिखना है। सो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने थोड़ी सी बायोग्राफ़ी लिखी है, बायोग्राफ़ी डिस्कस की है। उसके बाद फिर जो चैलेंजेस फेस किए हैं हज़रत उमर ने कैलिफेट टाइम पीरियड पे अपने, वो सारे चैलेंजेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वॉज बॉर्न सम टाइम अराउंड 582 CE। 582 में इनकी पैदाइश हुई थी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। ही बिलोंग टू द अदी क्लेन ऑफ द कुरैश। ये कौन से क्लेन से बिलोंग करते थे? ये अदी क्लेन से बिलोंग करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में भी पूछा जाता है, हमेशा अक्सर पूछा जाता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन से क्लेन से बिलोंग करते थे। तो अदी क्लेन से बिलोंग करते थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और इन्होंने एक्सेप्ट किया था इस्लाम कब, मतलब इस्लाम कबूल कब किया था? इन्होंने इस्लाम कबूल किया था 616 AD में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। 616 AD में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। देन ही वॉज हाँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी वो वाली स्टोरी भी ऐड की गई है कि उन्होंने किस तरीके से इस्लाम कबूल किया था। सो ही वॉज कन्वर्टेड टू इस्लाम बाय हिज सिस्टर फातिमा 6 years बिफोर द माइग्रेशन टू मदीना। मदीना माइग्रेट करने से 6 साल। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना मत लिखिएगा, कोई यहाँ पे इतना वो नहीं है, ये मैंने ऐड कर दिया था। सो यहाँ पे बेसिकली ये है कि इन्होंने जो इस्लाम कबूल किया है, इसके पीछे इनकी सिस्टर का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने बस ये ऐड कर दी। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ही वॉज कम्प्लीटली ओपोज टू द प्रॉफिट एट फर्स्ट। ही हैड एक्चुअली सेट डाउन टू किल हिम। पहले क्या था कि पहले उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे रसूल अल्लाह के। जब उन्हें पता चला, वो जा रहे थे रसूल अल्लाह का कत्ल करने, तो किसी ने उनसे कहा कि पहले तुम अपनी बहन फ़ातिमा को कत्ल करो, क्योंकि उसने भी मोहम्मद के यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल कर लिया। तो उन्होंने बोला कि मैं मोहम्मद को यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में कत्ल करूँगा, पहले मैं जाके अपनी बहन को कत्ल करता हूँ। तो जब वो अपने घर गए, मतलब अपनी बहन के घर गए, तो उन्होंने उनकी बहन कुरान की तिलावत कर रही थी। हज़रत उमर की बहन जब उन्होंने तिलावत करते हुए सुना अपनी बहन को, तो उन्होंने जब कुरान लेकर उनसे पढ़ा तो उनका भी क्या हुआ, हार्ट मेल्ट हो गया। एंड उन्होंने फिर क्या किया कि मुझे भी इस्लाम कबूल करना है। वो बहुत ज़्यादा पढ़ करके उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये दीन सच्चा है और मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए। सो उसके बाद फिर वो रसूलुल्लाह के पास गए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। यहाँ पे यही चीज़ लिखेगी, ही हैड एक्चुअली, ये मैंने आपको बता दिया। बट ऑन हिज वे समवन टोल्ड हिम दैट हिज सिस्टर एंड हर हस्बैंड हैड बिकम मुस्लिम्स। ये मैंने आपको बता दिया कि उनकी बहन के, हज़रत उमर की बहन एंड उनकी बहन के हस्बैंड जो है, उन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ऑन हियरिंग द मोस्ट शॉकिंग न्यूज़ ही डाइवर्टेड हिज कोर्स एंड रश टू हिज सिस्टर्स होम इन ग्रेट फ्यूरी। बहुत गुस्से में गए थे अपनी बहन के घर कि आज मैं उसको कत्ल करूँगा। उसके बाद जा करके रसूलुल्लाह के बारे में उन्होंने सोचा कि उनको बाद में कत्ल करूँगा, पहले अपनी बहन को कत्ल करता हूँ। देन एट दैट मूवमेंट फातिमा यहाँ पे बात हो रही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन का नाम भी क्या था? फातिमा। सो एट दैट मूवमेंट फातिमा वॉज रीडिंग सम पैसेज फ्रॉम द कुरान पढ़ रही थी वो। ही टुक द टेक्स्ट फ्रॉम हर एंड रीड इट हिमसेल्फ। उनसे लिया कुरान, वो टेक्स्ट लिए, उनसे जो वर्सेस थी और वो पढ़ा उन्होंने। He was so greatly moved by these divine words that he asked them to take him मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम immediately for conversion। वही चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई जो मैंने आपको अभी बताई ऊपर, कि उसके बाद उन्होंने वो टेक्स्ट पढ़ा, वो वर्सेस पढ़ी कुरान शरीफ की। उसके बाद अपनी बहन को बोला कि मुझे अभी लेकर चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। सो ये इनकी छोटी सी जर्नी थी कि इन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया था। आगे क्या है यहाँ पे, एज सून एज ही ज्वाइन द बिलीवर्स द कम्युनिटी बिकेम वेरी स्ट्रांग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि
जब हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया था तो ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा एक मजबूती की बात हो गई थी कि मुसलमानों को एक तरीके की बहुत ज़्यादा मजबूती मिल गई थी, एक तरीके का सहारा मिल गया था। क्योंकि हज़रत उमर जो थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था और वो मतलब अपने ट्राइब के लिए भी कहते हैं कि अपने ट्राइब के लिए भी वो एक जो पिलर का एक काम करते थे। उसी तरीके से जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो इस्लाम के लिए भी उसी तरीके से मुसलमानों की बहुत ज़्यादा मजबूती हो गई कि जब हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। देन ही वॉज फेम्ड फॉर हिज ब्रेवरी, इंटेलिजेंस एंड वॉज एंडोर्ड विद अ टावरिंग पर्सनैलिटी। वही कि वो बहुत ब्रेव थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। ही बिकेम वन ऑफ द प्रॉफिट्स चीफ एडवाइज़र। His part was in fact more of a counselor than of a soldier, although he did take part in the battles. उन्होंने बहुत सारी बैटल्स में भी पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे ये छोटी सी बायोग्राफी थी इनकी। उसके बाद हम यहाँ पे चैलेंजेस देखते हैं। यहाँ पे पहले क्या है, एसेशन ऑफ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एज ए कैलिफ। उन्हें जब खलीफा बने तो ये तब का ये थोड़ा सा है कि ड्यूरिंग लास्ट सिकनेस अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आफ्टर कंसल्टिंग मेंबर्स of Majlis Shura and General Muslims nominated उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एज सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम। सो यहाँ पे क्या है कि जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 634 में जब वो बीमार हो गए तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। तो उन्होंने, वो पहले खलीफा थे हमारे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें दूसरा खलीफा चुन लेना चाहिए जो रूल कर सके, गवर्न कर सके पूरे अरब को। सो उन्होंने मजलिस शूरा, क्या था ये ग्रुप था, सहाबास का ग्रुप था ये, इन लोगों ने डिसाइड किया था, इन सारे सहाबियों ने डिसाइड किया था, मतलब वोटिंग के थ्रू। वो अलग मेथड था कि किस तरीके से वोटिंग हुई थी, क्या हुआ था, वो सब जब आपका एडमिशन हो जाएगा आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि मजलिस शूरा एक तरीके की जो है छोटा सा ग्रुप था जिन्होंने वोट दे करके हज़रत उमर को क्या किया था, मतलब हज़रत उमर का नाम सजेस्ट किया था कि वो सेकंड कैलिफ के लिए बिल्कुल ठीक है। तो नॉमिनेट किया इन लोगों ने मजलिस शूरा में जितने सहाबा थे, और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, इन सब ने डिसाइड किया कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अब दूसरा खलीफा बनाया जाए। सो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूसरा खलीफा बनाया गया 634 AD में, यानी कि जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ उसी साल दूसरे खलीफा पहले ही बना दिया गया था। हज़रत अबू बकर जब बीमार थे तभी ये बता दिया गया था कि हज़रत उमर जो होंगे वो दूसरे खलीफा होंगे, सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम इन 634 AD। सो यहाँ तक आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ भी आया होगा, ये भी समझ आया होगा कि आंसर्स आपको किस तरीके से लिखना है। अब आगे क्या है, आगे जो है मेन चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्विसेज क्या क्या रही हैं जब वो कैलिफ बने, खलीफा बने, तो किस तरीके से उन्होंने रूल किया, किस तरीके से उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया और किस तरीके से उन्होंने बैटल्स लड़ी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। सर्विस ऑफ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एज कैलिफ, सर्विसेज ऑफ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एज कैलिफ। अब ये डिस्कस करते हैं, ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही लर्न करके लिखना है बस। सो यहाँ पे क्या है, ही फॉर्म्ड एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट जो आज के टाइम पे जिस तरीके से गवर्नमेंट रन करती है, गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके का निज़ाम होता है, ये पूरा किसने इस्टेब्लिश किया था, ऐसा ही सिस्टम हज़रत उमर ने इस्टेब्लिश किया था। एक गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, बहुत इफेक्टिव सिस्टम उन्होंने तैयार किया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट चलानी है, किस तरीके से गवर्नमेंट रन करेगी, काम करेगी। ही फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी सपोर्टेड बाय मजलिस शूरा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था स्टेट के लिए, मदीने के लिए, और जहाँ जहाँ उनकी टेरिटरी थी, तो पूरा एक जैसे आज के टाइम पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उसी तरीके से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा एक रेडी करवाया था। और किसके बेसिस पे, कि डेमोक्रेसी के सिस्टम पे, जिस तरीके से आज है कि हम वोट देते हैं, अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं कि हमें किसे इलेक्ट करना है, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम इन्होंने एक पूरा तैयार किया था गवर्नमेंट के लिए, अपनी टेरिटरीज़ के लिए, कि किस तरीके से इनको रूल करना है। तो डेमोक्रेसी सपोर्टेड, मतलब डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया गया था और डेमोक्रेसी को इन्होंने सपोर्ट किया था। और मजलिस शूरा यानी कि जो ग्रुप्स थे सहाबा के, उन्होंने भी इन्हें बहुत सपोर्ट किया था कि ये जिस तरीके से गवर्नमेंट का निज़ाम जो इन्होंने पूरा रेडी किया था
इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था मजलिस शूरा ने, सब लोगों ने सपोर्ट किया था। और जो स्टेट रन कर रहा था वो डेमोक्रेसी के उस पर रन कर रहा था। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि जैसे मोनार्की में होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। यहाँ पे इलेक्टेड किए जाते थे लोग, नॉमिनेट किए जाते थे। और यहाँ पे फिर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था और उसमें सबके लिए इक्वल राइट्स थे। मतलब चाहे वो मुस्लिम्स हों चाहे वो गैर मुस्लिम्स हों, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फ्रेम की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। देन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 8 प्रोविंसेस, दैट इज़ मक्का, मदीना, जजीरा, बसरा, कूफा, इजिप्ट, सीरिया एंड पैलेस्टीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको कोई भी स्किप नहीं करना है। जो ऊपर एक लाइन स्किप करनी थी वो मैंने आपको बता दी। सो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से आज अगर हम इंडिया की बात करते हैं, सो इंडिया क्या है, हमारी कंट्री है और इसमें कितने 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। तो गवर्नमेंट दिल्ली में बैठ करके पूरी कंट्री पे रूल नहीं कर सकती। इसी तरीके से इसलिए क्या है कि यहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स भी बने हैं और यूनियन टेरिटरीज़ भी बनी हैं कि जो कंट्री है हमारी उसको डिवाइड कर दिया गया है एक कंट्री को अच्छे से रन करने के लिए, चलाने के लिए, कि बहुत अच्छे से निज़ाम जो है कंट्री का सिस्टम चल सके। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हुआ था कि हज़रत उमर ने ये सिस्टम स्टार्ट किया था। हज़रत उमर ने क्या किया था कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उन्होंने जहाँ जहाँ उनकी टेरिटरीज़ थी मुस्लिम्स रूल जहाँ जहाँ तक था, तो उसको 8 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था। मतलब प्रोविंसेस समझ लीजिए आज के स्टेट्स, 8 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया था। और वो स्टेट्स या वो प्रोविंस कौन कौन सी थी? मक्का, मदीना, जजीरा, बसरा, कूफा, इजिप्ट, सीरिया एंड पैलेस्टीन। सो यहाँ पे जितने भी ये इंपॉर्टेंट हैं, ये 8 प्रोविंसेस हैं या 8 स्टेट्स कह लीजिए आप। 8 स्टेट्स में 8 प्रोविंसेस में क्या किया था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने डिवाइड कर दिया था पूरी कंट्री को 8 स्टेट में रूल करने के लिए। देन ही एक्सपेंडेड द इस्लामिक स्टेट ड्यूरिंग 634 AD टू 642 AD बाय कॉन्क्यूरिंग पर्शियन रोमन एंड सीरियन एम्पायर। 634 से 642 तक रूल किया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। 8 साल रूल किया था इन्होंने। और इस टाइम पीरियड में 34 से 642 तक इन्होंने पर्शियन एम्पायर फ़तह किया, रोमन एम्पायर फ़तह किया, सीरियन एम्पायर फ़तह किया। यानी कि जितनी टेरिटरीज थी उससे कहीं ज़्यादा टेरिटरी इन 8 सालों में मुस्लिम्स की हो गई थी। देन ही मेड मैनी सोशल रिफॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि उन्होंने कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स किए थे जो आज तक दुनिया में फॉलो किया जाता है। सो यहाँ पे क्या है, न्यू सिटीज़ लाइक कूफा, बसरा एंड फुस्तात वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉपरली ड्रॉन अप प्लान्स। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारी सिटीज़ भी बनवाई थी, काफ़ी सारे शहर बनवाए थे और बिल्कुल प्रॉपर जैसे आज बनवाए जाते हैं, चीज़ें आज बनती हैं बिल्कुल प्लान के हिसाब से कि किस तरीके से रन करनी है कंट्री, किस तरीके से बिल्डिंग्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्लान करके उसके बाद बहुत अच्छे से बनवाया गया था। कूफा, बसरा, फुस्तात, ये किसने बनवाया, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत अच्छे से बनवाया था। देन ही ऑल्सो एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस एंड जेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जामिया के लॉ के पेपर में भी आया था ये वाला क्वेश्चन कि पुलिस एंड जेल का सिस्टम जो था वो किसने स्टार्ट किया था। तो वो किसने स्टार्ट किया था, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने स्टार्ट किया था, जो कि पूरी दुनिया में आज भी फॉलो किया जा रहा है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इस्लाम के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जो आज दुनिया के हर कोने में फॉलो किया जा रहा है। जैसे पुलिस एंड जेल का सिस्टम हो गया, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस एंड जेल किसने स्टार्ट किया था, ये सिस्टम स्टार्ट किया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। देन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सेपरेटेड जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दिया था। मतलब जो लोग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जैसे इंडिया में है 3 इंस्टीट्यूशन की लेजिस्लेचर क्या करेगी, लेजिस्लेचर लॉज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेंगे और जुडिशरी ये देखेगी कि वो लॉ जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो सही है या नहीं है, या इम्प्लीमेंट हो रहा है वो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें जुडिशरी देखेगी। तो इसी तरीके से उस टाइम पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा सिस्टम डेवलप किया था, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को दोनों को अलग अलग कर दिया था कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक ही था कि वो लोग लॉ बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, पर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है ठीक से या नहीं हो रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
ये इन सब चीज़ों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट यानी कि अलग से जुडिशरी बनाई गई थी। जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कर दिया गया था। देन ही फिक्स्ड हाई सैलरीज ऑफ हिज जजेस। जजेस के लिए बहुत ज़्यादा सैलरीज थी, मतलब हाई सैलरीज पे उन्हें रखा जा रहा था। न्यू टैक्सेस लाइक उश्र, ज़कात ऑन ओनरशिप हॉर्सेज वर एस्टैब्लिश। काफ़ी सारे टैक्सेस, जैसे आज हम लोग टैक्स पे करते हैं, उस टाइम पे भी ये सिस्टम टैक्स का स्टार्ट किया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, कि उश्र, ज़कात, ये सब क्या थे, ये टैक्सेस थे। और जो जिनके पास बहुत ज़्यादा हॉर्सेस हुआ करते थे तो उन लोगों को भी क्या करना होता, टैक्स पे करना होता था। देन फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा किया इन्होंने। फॉर एजुकेशन ही डिप्यूटेड डिफरेंट वेल लर्न कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू एजुकेट द पीपल। जो सहाबा थे, जो पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे सहाबा थे, उन्हें तैयार किया एक अलग से, जैसे आप समझ लीजिए एक टीचर्स एसोसिएशन पूरा रेडी किया इन्होंने, कि वो डिफरेंट पार्ट्स में जा कर के अरब के जितनी भी टेरिटरीज़ इनकी थी वहाँ के लोगों को जा कर के पढ़ाएंगे, तालीम देंगे, ताकि लोग पढ़ लिख करके आगे खुद अपने डिसीजंस ले सके। कोई भी ऐसा ना हो कि जो टीचिंग्स रसूल अल्लाह ने दी थी उस टाइम पे, या ऐसा नहीं था कि जो इन्होंने तैयार किए थे टीचर्स वो सिर्फ कुरान या हदीस की बातें बता रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो उस टाइम पे मॉडर्न साइंसेस थी, उस टाइम पे जो मॉडर्न लिटरेचर हुआ करते थे, मैथमेटिक्स थे, वो सारी चीज़ों की जो तालीम थी वो देने की बात की थी इन्होंने। ये तैयार किया था और वहाँ के लोगों को एजुकेट किया था, पढ़ाया था, उसके लिए पूरा एक सिस्टम तैयार किया था इन्होंने। और सिर्फ ऐसा नहीं है, कुरान एंड हदीस ही नहीं, यहाँ पे सबकी बात हो रही है। जो मॉडर्न लिटरेचर थे उस टाइम पे, मॉडर्न जो उस टाइम की हिस्ट्री हुआ करती थी, सो वो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी बच्चों को बहुत अच्छे से। एजुकेशन सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। हज़रत उमर ने उस टाइम पे और ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन जो था वो रसूल अल्लाह के टाइम से ही रसूल अल्लाह ने ही बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि एजुकेशन मिलनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए सबको, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस चीज़ में जो कहते हैं कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा जो काम किया वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने और ज़्यादा काम किया एजुकेशन के लिए रसूल अल्लाह के जाने के बाद। सो यहाँ पे फिर ही इंट्रोड्यूस द मुस्लिम एरा ऑफ हिजरा। तो यहाँ पे ये क्या है कि मुस्लिम कैलेंडर, जो हिजरी कैलेंडर है, वो किसने स्टार्ट किया था? हिजरी कैलेंडर स्टार्ट किया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। जो ईयर था, जो हिजरी ईयर था, वो कब था? 622 AD में फर्स्ट हिजरी ईयर था। मतलब जब माइग्रेशन किया रसूल अल्लाह ने, तो उस साल से क्या किया जाता है कि हिजरत की उस साल से हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है। पर इसे कैलेंडर की शक्ल जो दी, कि कैलेंडर का फॉर्म जो दिया, जो आज हम कैलेंडर देखते हैं, उसे किसने दिया? वो कैलेंडर का फॉर्म ईयर तो पहले ही स्टार्ट हो गया था जब रसूल अल्लाह थे, पर उनके जाने के बाद जो कैलेंडर का फॉर्म दिया उस चीज़ को, ये पूरा साल हमारा इस तरीके से चलता है। उस कैलेंडर में जैसे आज हम देखते हैं हमारे पास जो कैलेंडर मौजूद होता है, तो ये किसने कैलेंडर का फॉर्म दिया था? उसको पूरी हिजरी ईयर को इंट्रोड्यूस किया था कैलेंडर किसने? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब A11 मार्क में पूछे गए हैं। देन ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओल्ड एज पेंशन। जो मैंने क्या कहा था कि इन्होंने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है वर्ल्ड के लिए कि आज भी बहुत ज़्यादा दुनिया में फॉलो किया जा रहा है। इन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन पे समझ लीजिए दुनिया चल रही है, जो इन्होंने स्टार्ट किया था। सो यहाँ पे क्या है, जो आज हम पेंशन देखते हैं कि लोगों को पेंशन मिल रही है, ठीक है, तो ये सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? ये सिस्टम स्टार्ट किया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, कि ओल्ड एज, जो ये बूढ़े लोग थे, जो बुज़ुर्ग थे उस टाइम पे, उन्हें पेंशन देगी गवर्नमेंट। तो इनके टाइम से स्टार्ट हुआ था कि जब ये रूल कर रहे थे तो ये बुज़ुर्गों को मतलब गवर्नमेंट जो थी इनकी, वो क्या करती थी? पेंशन देती थी। देन ही गेव अलाउंसेस फॉर वीक एंड पुअर। जो गरीब लोग थे, कमज़ोर लोग थे सोशली उससे, सो वो क्या थे, उन्हें भी क्या दिए जाते थे? पैसे दिए जाते थे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। सो ये भी क्या थी? गवर्नमेंट पैसे दे रही थी। ये सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? ये भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने स्टार्ट किया था। देन ही ऑर्गेनाइज्ड कंसेंसस एंड सर्वे ऑफ लैंड। जो आज सर्वे होता है, हमारे पास डेटा होते हैं कि कितनी ज़मीनें हैं, क्या हैं। ये जो सर्वे स्टार्ट किया था, ये किसने किया था? सर्वे ऑफ लैंड ये स्टार्ट किया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। पहली बार हुआ था ये कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये सिस्टम स्टार्ट किया था कि सर्वे करेंगे लैंड की, जितनी भी कितनी टेरिटरीज़ हैं इनके पास। सो वो सारी चीज़ें जो लैंड के सर्वे स्टार्ट हुए हैं, वो भी किसने स्टार्ट किया है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। सो अब तक हमने यहाँ पे देखा कि कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, इस्लाम के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए, जो कि आज भी दुनिया में इनके बनाया हुआ निज़ाम जो है फॉलो किया जा रहा है। चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे वो जेल का सिस्टम हो, चाहे वो पुलिस का सिस्टम हो,
तो चाहे वो कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया वो था। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ज़्यादा इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में, इस्लामिक हिस्ट्री में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। देन यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे ये सब जब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा आप लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हर एक पॉइंट ऐड किया कि जब आप आंसर लिखें एग्ज़ाम में तो आपके कोई भी मार्क्स रिड्यूस नहीं कर सकता, ज़्यादा आपके मार्क्स नहीं काट सकता कोई भी, क्योंकि आपने हर पॉइंट इसमें मैंने ऐड किया है। सो आप एज इट इज़ इसको लर्न करके लिख सकते हैं एग्ज़ाम में जाके। देन यहाँ पे अब द कैलिफेट ऑफ उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लास्टेड फॉर 10 years फ्रॉम 634 AD टू 644 AD। यस, यहाँ पे 644 AD तक रूल किया था किसने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। मैंने आपको ऊपर बताया था शायद 642, तो इन्होंने 10 years रूल किया था। वहाँ पे मैंने आपको गलती से 642 बता दिया था, तो 642 नहीं है, 644 होगा। ऊपर शायद मैंने आपको 642 बताया था, तो 642 नहीं होगा, 644 होगा। वहाँ मैंने जल्दी में गलत लिख दिया है वहाँ पे। सो वो 644 कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या है कि उन्होंने 10 years रूल किया था। द कैलिफेट ऑफ उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लास्टेड फॉर 10 years फ्रॉम 634 AD टू 644 AD। In 644 AD, Umar radiallahu ta'ala anhu was assassinated by a fanatic Persian slave Lulu Firoz who had taken captive at the Battle of Nihawand। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 1 मार्क में पूछा जाता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसने कत्ल किया था। सो ये एक पर्शियन स्लेव था लुलू फ़िरोज़। इसने क्या किया था, इसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल कर दिया था। तो एंड देन इसको कहाँ पकड़ा गया था, इसको बैटल ऑफ निहावंद में पकड़ लिया था मुसलमानों ने। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों कत्ल किया था, क्या था इसका मैटर, क्यों किस चीज़ की दुश्मनी निकाली थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद। सो यहाँ पे क्या है, द कैलिफेट ऑफ, यही चीज़ है यहाँ पे जो हमने डिस्कस करी कि 10 साल रूल किया 634 से 644 AD तक। देन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 644 AD में कत्ल कर दिया लुलू फ़िरोज़ ने। ये कौन था, ये एक पर्शियन स्लेव था, एक फैनेटिक पर्शियन स्लेव था लुलू फ़िरोज़, जिसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल कर दिया था। और इसे कहाँ पकड़ा गया था, इसे बैटल ऑफ निहावंद में पकड़ लिया गया था। सो यहाँ पे मैंने आपके साथ काफ़ी अच्छे से पूरा डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है और क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे आपके पास पूरा आंसर रेडी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं आपको। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखना है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।